नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मैथ की सीरीज में, जिसमें हम लोग मैथ के और साइंस के सुपरहिट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज है, ये एक प्रकार का टेस्ट सीरीज मान सकते हैं आप लोग, जो मैथ और साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में जो भी मैथ साइंस आती है, उन सब में सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ये आज का हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग फिर से 20 मैथ के क्वेश्चन और 10 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने पूरा किया था। दोस्तों, अगर आप लोग इस 2022 सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो सीरीज में कई सारे वीडियो आने वाले हैं, जिसमें से यूपी टेट पेपर, सी टेट पेपर को ध्यान में रखते हुए और सुपर टेट, इसका मुख्य फोकस जो है वो सुपर टेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए है। इसके अलावा और भी जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम जहाँ पे मैथ और साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पहला आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है 0.02 का वर्ग क्या होगा। तो ये सिंपल सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें वर्ग पूछा गया है तो हम लोग वर्ग में क्या करते हैं, कोई भी नंबर का वर्ग पूछा गया तो 2 बार गुणा कर देते हैं आपस में ही। जैसे 2 का स्क्वायर पूछा गया होता है, 2 का वर्ग, तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 कर देते, तो ये 4 आ जाता। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.02 का वर्ग, इसका वर्ग दिया है। तो इसको हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, 0.02 इंटू 0.02। और इसको जब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से तो देखेंगे 0.0004 ये आंसर आएगा। वैसे हम सिंपल इसको देख सकते हैं कि जैसे 2 दिया है, 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। तो इसका मतलब इसके आगे ये जो 4 आया है हमारा, ये 4 पॉइंट के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 0 के बाद, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे। उन 4 डिजिट में देखो कि 4 एक लास्ट डिजिट हो गया, ठीक है। उसके आगे जो होंगे 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो ये लग गए तो ये हमारा राइट आंसर होता है। कोई भी नंबर दिया हो आपके पास, अगर मान लेते दे रखा है कि 0.003 का वर्क करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों के बहुत लोगों के गलत हो जाते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑप्शन लगाना है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने बताया कि ये पॉइंट जो लगा है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है, जितने डिजिट है, इसका जस्ट डबल डिजिट होंगे इसके आंसर में, मतलब इसके वर्ग में। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो जस्ट इसका डबल डिजिट आएगा पॉइंट के बाद। तो इसका जो आंसर होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और लास्ट में ये होगा इसका वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है, 3 3 जा 9, तो 9। और बाकी अगर 9 आता है, बाकी सारे पॉइंट प्लेस जो होंगे वो 0 से भरे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.000009। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी ये आंसर सही हो पाएंगे, अन्यथा बहुत लोग गलत कर देते हैं। अगर वर्गमूल पूछा गया होता, वर्गमूल, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता कि वहां पर अंडर रूट के अंदर पॉइंट के बाद जितने जीरो या डिजिट होते, जैसे ये हमारे पास दे रखा था, इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। जो इसका आंसर आएगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, वो जस्ट इसके आधे होंगे, हाफ होंगे। तो जैसे 4 का रूट पता होता है हम लोगों को 2 है, ठीक है। लेकिन अब जीरो कितने आएंगे इसमें, तो इसमें 4 नंबर हैं, टोटल 4 डिजिट है। तो 2 यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, तो उसमें से एक 0 होगा और एक 2 होगा। इसी तरह इसी में जैसे इसका अंडर रूट पूछ लिया जाता है, इसका अंडर रूट मान लो पूछ लिया गया, तो हमको ये तो पता है कि 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है।
अब 3 के पहले कितने जीरो आएंगे, तो टोटल जेड देखोगे यहाँ पे कितने हैं 6, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, क्योंकि 6 है तो 3 हाफ, तो एक तो 3 हो गया, बाकी 3 बचे तो 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 0.003 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ का राइट आंसर ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये ध्यान रखना, क्या दिया है, फेल होने का परसेंटेज दिया है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लास्ट में दिया होता है नंबर, लास्ट से क्वेश्चन शुरू करते हैं पीछे से। तो जैसे 20% दिया है फेल होने का, अनुत्तीर्ण का, तो बाकी ये देखो, ये ऊपर वाले परसेंटेज जो है ये पास होने के परसेंटेज है, 75%, 60%। तो यहाँ पर भी हमको क्या करेंगे कि फेल होने का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अंग्रेजी में फेल होने का प्रतिशत, फेल होने का प्रतिशत, तो फेल होने का प्रतिशत जैसे दिया है कि 75% उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 25%। इसी तरह से गणित में निकालेंगे, गणित विषय में फेल होने का प्रतिशत जो होगा दोस्तों, ये 60% पास होने का प्रतिशत है, तो 40% इसका फेल होने का परसेंट है। अब दो सब्जेक्ट की बात हो रही, मतलब दो चीज़ों की बात हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सर्किल बना लेंगे, दो। अब दोनों में पास हो रहा है, दोनों में फेल हो रहा है, कितने प्रतिशत, दोनों विषयों में फेल हो रहा है, तो 20%। तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या लिख देंगे, 20%। इधर के जो है ये अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के, और ये जो है मैथ के स्टूडेंट हैं। तो इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए थे, इंग्लिश में देखेंगे बच्चों टोटल कितने फेल हुए थे, 25%। लेकिन यहाँ जब इस सर्किल को देखेंगे आप ये वाला सर्किल अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला, तो इसमें 20% यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि फेल वाले। टोटल 25% फेल हुए हैं, तो 20% हम ऑलरेडी यहाँ पे लिखे पड़े हैं, तो कितना बचा, 5% बचा। अब इस साइड में देखेंगे मैथ में, मैथ में क्या हुआ है कि मैथ में भी टोटल 40% फेल है, लेकिन 20% हम मैथ वाले सर्किल में भी लिखे पड़े हैं। देखिए ध्यान से कि 20% जो है मैथ वाले सर्किल में भी लिखा है। तो इसके लिए देखेंगे कि जैसे मैथ में टोटल कितने फेल हुए थे, 40%, तो 20% ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो बचे कितने, 20%। तो अब टोटल देखो यहाँ पे कितने फेल हुए हैं, तो टोटल आप जब करेंगे तो टोटल दिखेगा कि 20 + 20 + 5, 45% टोटल फेल हुए हैं। और पूछा गया था उत्तीर्ण होने का प्रतिशत, अगर 45% फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे, तो आप कहेंगे 65% जो होंगे वो टोटल पास स्टूडेंट होंगे। ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था, अगर आप लोगों को आता है तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते थे। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग से वीडियो इसका दे दिया जाएगा पूरे अच्छे खासे क्वेश्चनों का। तो वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, दिया है 750 की अंकित कीमत वाली एक पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई है, इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो सिंपल पूछा गया है कि छूट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है। तो जो प्रिंट था मार्क प्राइस एमपी, ये कितना था, 750 रुपये, और जो इसका सेलिंग प्राइस है बेचा गया है एसपी, ये है 660 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे डिस्काउंट कितना हुआ है। डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे क्योंकि डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट सीधा सा देखेंगे, 750 रुपये की मार्क प्राइस था, उसमें से 660 रुपये की बेची गई है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हो जाएगा वो शायद 90 रुपीज़ का होगा, 90 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा। परसेंटेज पूछा गया है,
तो 90% का डिस्काउंट हुआ है कितने पे, 7500 पे, मतलब 750 पे इंटू 100। तो ये जो आएगा ये डिस्काउंट परसेंट आएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 वन ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, तो 6 इंटू 2 12। तो टोटल जो डिस्काउंट परसेंट आया है वो 12% आया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को हर वीडियो में मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बस कॉन्सेप्ट सीखते जाना, आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज की लंबाइयों का गुणनफल जो है ये कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। मतलब कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड जो है वो सी है। अब पता नहीं इसमें डिग्री, कोण डिग्री, अब समकोण त्रिभुज दिया है तो ये तो 90 डिग्री 100% है। अगर 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन उसके पहले जो कंडीशन दे रखी है वो लिखेंगे, क्या दिया है कि दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल, मतलब कि मान लेते हैं कि ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू बी कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ पे कर्ण है सी बाई 2, सी का स्क्वायर बाई 2। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बी इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2ab। तो इस सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता दिखता होगा, ये इधर लाए तो माइनस का हो गया, एक फार्मूला दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट, जीरो का अंडर रूट कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर b, मतलब जो साइड a थी वो साइड b के क्या है, इक्वल है। तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड, कोई भी ट्रायंगल हो, दो साइड इक्वल है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला जो एंगल होगा 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा। अब ये 90 डिग्री है, ये भी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल क्या होगा 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो बचा कितना हमारे पास 90, और 90 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री आ गया। तो दो एंगल 45 के हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब क्या है दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला नंबर जो है 23, 1 2 3 4 5 6। 23 जो है ये 6 जगह लिखा है, 23 सॉरी दोस्तों, 23 जो है ये 6 जगह लिखा हुआ है। और कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 22, 1 2 3, 22 3 जगह, 25 नहीं, 24 को चेक कर लेते हैं, 1 2 जगह है। तो इसका 23 सर राइट आंसर होगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिया 6 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यह प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। तो इसमें ईंटों की संख्या पूछी गई है कि कितनी ईंटें लगेंगी। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका कि ईंटों की संख्या, तो दीवार की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सब दीवार की है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई
और ये सब दीवार की है। ऊपर हम लोग बड़ी चीज रखेंगे हमेशा, जिसका मात्रा बड़ी होगी, तो दीवार बड़ी होती है, ईंट छोटी होती है। तो नीचे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये किसका रखेंगे, ये ईंट का रखेंगे, ईंट का। तो लंबाई 3 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 1.5 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 0.4 मीटर दे रखी है दीवार की। और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 30 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से एक चीज देखो कि ऊपर सारी चीजें मीटर में दे रखी है और नीचे सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसके लिए हमको ऊपर क्या होगा, हर एक साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो सेंटीमीटर में चेंज होके आएगी। तो पहली साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे जो 1.5 लिखा है, 1.5 हटा के हम लोग यहाँ पे क्या 0 बढ़ा देंगे, तो ये पूरा 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 0.4 हटा के नीचे 0 बढ़ाया तो 4 से 80 कैंसिल हो गया, 20। अब यहाँ पे 3 का 0, 30 का 0, 10 का 0, 2 का 0, 3 जीरो है, ऊपर से 3 जीरो हटा देते, 1 2 3 जीरो हटाएंगे। नीचे 3 है, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आता है 1000। 1000। अब देखेंगे इसमें, लेकिन 1000 हमारे पास आंसर नहीं, 3 मीटर, ये 2 अपॉन, सॉरी दोस्तों, ये 2 नीचे है, अपॉन में 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो वीडियो रिपीट करके देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए और वीडियो पे बने रहिए अंत तक। पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, सारे बच्चे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं और किस पेपर में आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है। तो 55 डिग्री का पूरा कोण क्या मतलब होता है कि दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एक एंगल 55 दे रखा है, दूसरा एंगल पूछा गया है, दूसरा एंगल क्या होगा, तो θ2 यहाँ से 90 माइनस 55 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा और 45 डिग्री, 35, सॉरी दोस्तों, 35 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए ₹300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर है, आर बराबर कितना है दोस्तों, 10%। ठीक है, 10% आर बराबर दिया है और आगे दे रखा है इसमें कि वो मूलधन पी यहाँ पे दे रखा है 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, CI चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा गया है, टी बराबर 2 साल है, टी बराबर 2 ईयर। तो इसको सिंपल सा हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। हर साल 10% का रेट लग रहा है तो इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100। ये आपको समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो इन सब चीज़ों पे टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को दिए जाएंगे। नहीं तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो इसका जो इफेक्टिव रेट आया है 21% आया है। तो जो 300 रुपये थे इनमें 2 साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा, 21%। परसेंट अपॉन में 100 ये कटा तो 3 × 21, 21 × 3 63, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इफेक्टिव रेट ये ट्रिक आप लगा सकते हैं हमेशा हर जगह पे, बहुत जल्दी आंसर आता है, बहुत कम कैलकुलेशन में। A + B + A × B/100
100। ये फॉर्मूला कई जगह पर कई जगह से यूज होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 साल के अलग अलग रेट दे रखा है तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। अगर अलग अलग रेट दे रखा है तो भी यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2 साल का या 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x और y के मान ज्ञात करना है। जो x और y की वैल्यू यहाँ पे बताना है क्या होगी। अब ये चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी एक होती है कि आमने सामने के कोण का योग, आमने सामने के कोण का योग या कोणों का योग, ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 180 डिग्री। तो सिंपल सा हम लोग कोई भी कोण दो उठा लेंगे, चाहे ये दोनों उठा लें चाहे ये दोनों, पे हमें वैसे लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल ज्ञात करने के लिए हमें 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने आमने सामने के कोणों का सम किया, ये वाला सम, और इसको रख दिया कितना 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 4x प्लस 4y इक्वल टू आ जाएगा 20, उधर जाएगा तो 180 माइनस 20, तो 4x प्लस 4y बराबर आ जाएगा 160। यहाँ पे देखेंगे सिंपल सी इक्वेशन है तो इसको 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से कैंसिल आउट, ये भी 4 से कैंसिल आउट, 4 चौके 16 40। तो यहाँ से एक सिंपल सी इक्वेशन मिलती है x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब आगे देखते हैं ये वाला ए एंड सी, एंगल ए एंड सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये भी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए दिया है 3y माइनस 5 प्लस एंगल सी दिया है 7x प्लस 5 और ये हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से 3y प्लस 7x प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 180। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे डिवाइड किया जा सके। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका एक तरीका और है कि डायरेक्ट चाहे तो ऑप्शन चेक कर लो कि जिन दो वैल्यू को रखने पर 40 आता है वो आंसर सही होगा और उसी को यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में वेरीफाई करा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। अगर x इक्वल टू हम 15 ले लें और y इक्वल टू 25 ले लें तो इसको ऐड करेंगे तो 40 आ रहा है। लेकिन एक बार एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करा लेंगे, देखेंगे 3y, y कितना है वहाँ 25 है प्लस 7x, x है 15। अगर ये सम 180 आ रहा है तो यहाँ पे सही होगा। तो 25 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस और ये 105, तो इसको ऐड करेंगे 180 आ रहा है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है यही हमारे पास इसका बिल्कुल शुद्ध आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ से वैल्यू निकालो, ठीक है, तीनों चारों ऑप्शन में से और उठा के रखो, सेटिस्फाई करा दो। अगर 0 आ जाता है तो वही आंसर होगा। वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सभी ऑप्शन को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। ये आप बिना लिखे बिना देख मतलब समझे सोचे कर सकते हैं। अगर ये 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 होगा, यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा, ये x इक्वल टू -3 आएगा। सबका नहीं करना है, बस हम बता रहे हैं कि कैसे जल्दी करना है। अब ये चीज आप बिना ये सब लिखे कर सकते थे। जैसे x प्लस 1 दिया है, अपने मन में सोचेंगे x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर ट्रांसफर होगा तो -1 आ गया, -1 उठा के यहाँ रख दिया। तो यहाँ जब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर और -9 इंटू -1 और -26। अगर 0 आ जाता है तो सही है, तो 2 माइनस माइनस प्लस होगा 9 माइनस 26। तो अब 9 2 11 -26, तो यहाँ से कुछ बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ये ऑप्शन हम लोग हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी में x इक्वल टू -2 है, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर -9 इंटू -2
और -26, तो 2 का यहाँ से स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4, 4 2 ज़ा 8, और प्लस 9 इंटू 2 18, -26, तो 18 और 8, 18 8 हो जाएगा 26 -26, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट और जीरो आ गया। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चेक कर लेंगे एक बार हम लोग। लास्ट ऑप्शन अगर रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 9 नॉट 18 -26, 26 कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ रहा है, तो x+2 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा एक मिनट। तो 2 4 का मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 36 और -26, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि संख्या 84 13 21 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। कि जो 84 13 21 है, 84 13 21 में 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान के गुणनफल। स्थानीय मान 3 का कितना है, 3 का स्थानीय मान देखेंगे 300 आएगा, 300 ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू खुद 3 है। इनका गुणनफल, तो 3 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, इनका वर्गमूल पूछा जाता है, तो 900 का वर्गमूल जो होगा वो 30 होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि 29 टू द पावर 75, कि 29 की पावर 75 को 28 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा है, अगर 29 को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर 75 जो होती है वो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 आएगा। वैसे डिफरेंस अगर एक का है और पावर क्या है, ऑड है, डिफरेंस +1 है, यहाँ पे देखते हैं +1, +1 ज्यादा है तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा, पावर कितनी भी हो +1 आता है तो 1 ही रहेगा रिमाइंडर। अगर अगर हमारे पास ये दिया होता 29 की पावर 75/30, इसमें रिमाइंडर पूछा होता, तो यहाँ पे जब डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे 29/30 तो देखेंगे रिमाइंडर -1 आ रहा है, क्योंकि ऊपर की जो नंबर है छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो -1 आ रहा है, तो -1 की पावर 75 करेंगे, तो माइनस की पावर 75 करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू ही आएगी, तो इसका आंसर -1 होता, और -1 + 30 मतलब 29 हो जाता। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर डिफरेंस नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 मिलता है तो उसमें आंसर बहुत जल्दी ले आएंगे, और कोई भी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक संख्या का आधा, एक संख्या मतलब मान लेते हैं x कोई संख्या है, इसका आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, तो दूसरी संख्या के 0.7 के बराबर है, तो उनका अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब x/y पूछा गया है, तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 2 1 कम 2, ये अपॉन अपॉन में कट जाएगी वैल्यू। ये y जो होगा, y इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे, अपॉन में आएगा x/y इक्वल टू ये 7/50, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा 7:50, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दो लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकुओं का आयतन का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, व्यासों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। हाइट मतलब h1/h2, ये 25/64, और r1/r2, रेडियस दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ बात एक ही है, 4/5, 2r कर लेंगे क्योंकि व्यास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयतन का रेशियो पूछा है, आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात का मतलब v1/v2 पूछा गया है, v1/v2। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h अपॉन फिर से
V2 भी हो जाएगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा। पहले शंकु की रेडियस R1 और हाइट H1, दूसरे शंकु की रेडियस R2 और हाइट H2, तो इसको हम R2 का स्क्वायर इंटू H2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे रेशियो निकालना है, बराबर नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो R1/R2 हमारे पास क्या दे रखा था, R1/R2 दे रखा है 4/5, और इसका स्क्वायर करना है, और इंटू H1/H2 25/64 पहले से दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का 25, और ऊपर 25/16, 25 कैंसिल हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा तो 1/4, तो 1/4 V1/1/4 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि A/B, A/B 4/5, B/C 6/9, C/D जो है 15/19, तो A/B निकालना, A/B/C/D है, तो A/B इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। A/B जो दिया है ये 4/5, और B/C ये दे रखा है 6/9, 6/9, C/D ये है 15/19। तो इसको जो भी नंबर है वही आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये 5 कर लिया, यहाँ पे 9 था तो इसको 9 को आगे कर लिया, पीछे 6 है तो 6 को पीछे कर लिया, यहाँ पे देखेंगे 15 है तो 15 को पूरा पूरा ऐसे लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, वही हमारा रेशियो आ जाएगा। 15×6 = 90, 9×4 = 64, 640 ही आया। देखते रहेंगे ध्यान से, 15×6 = 90, 9×5 = 45, 450 यहाँ पे आएगा। 15×9 100, 135 इंटू 5, तो 25, 5×3 = 15, 16 17, 5×5 600, 675, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19×9 162 इंटू 2, 5, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 30 और 31, 5×1 = 5, 800, 810। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेंगे किस नंबर से, एक नंबर कॉमन नंबर 5 से पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो 5×1 = 5, 5×6 = 30, 5×2 = 10। फिर से इसको डिवाइड कर लेंगे, कोई कॉमन नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा, 3 से 3 से 3 से 3×4 = 12, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जैसे ये यहाँ पे 19 लास्ट पे दिया है, तो 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये गलत बात होती है। तो इसमें जो है, तो यहाँ पे देखते हैं ये 15×6 = 90, 9×4 = 36, 360 आएगा, ये बहुत तेजी से गलत हुआ है। थोड़ा सा देखते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही थी, इसी वजह से इसका आंसर नहीं आया। 15×6 = 90, 9×4 = 36, 360 यहाँ पे आएगा। और जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो 5 से डिवाइड करने पे 5×7 = 35 और 5×2 = 10। अब इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, सबको 9 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो जैसे 9 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला ये 19 आएगा, ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 9×1 = 9, 9×5 = 45, 9 से 10 बार डिवाइड होगा, 9×8 = 72, तो 8, 10, 15, 19, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं। 16 नंबर में दे रखा है √9r+1/4, ये सब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो r लिखा है आर्थ रूट, जैसे हमारे पास लिखा होता है 3 3rd√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1/3, या 5th√x ऐसे लिखा होता है तो इसको लिखते हैं x⁻1/5। तो इसी को हम जो क्वेश्चन दिया है उसको इसी तरह लिखेंगे। अभी देखेंगे कि वो जैसे r टोटल दिया है जो भी नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर, इसको लिखेंगे 9 की पावर r
और प्लस 1/4 दिया है प्लस में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 9 की पावर 1/4, अलग से ऐसे लिख लिया 1/4। अब नंबर अंदर जो रूट में दिया है तो इसको लिखेंगे 3 × 3 की पावर माइनस आर की पावर 1/2, अंडर रूट है तो सिंपल 1/2 अपॉन, नीचे है 3 × 3 की पावर माइनस आर की पावर 1/2, और टोटल की पावर हम लिख देंगे 1/r, और बराबर में m। ये प्लस का है, कोई माइनस नहीं है, तो r उधर जाएगा, m की पावर r हो जाएगा। यहाँ पे 9 की पावर r, इसको ध्यान से देखते रहेंगे, 9 की पावर r, और 9 की पावर 1/4 जो लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर की पावर 1/4, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू, अब इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर माइनस आर की पावर 1/2, ये अलग अलग हो जाएगा, अपॉन 3 × 3 की पावर माइनस आर की पावर 1/2 इक्वल टू एम की पावर आर, ये हो गया। तो यहाँ से देखेंगे 3 की पावर माइनस आर की पावर 1/2, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2 = 4, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे देख लिखेंगे कि लिखा है हमारे पास 9 की पावर आर, और साथ में 1/2 का मतलब होता है √3 इंटू √3 अपॉन, नीचे है 3 आर एम की पावर आर। तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 9 हो जाएगा, 9 का √3 आएगा, तो 3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 की पावर आर इक्वल टू एम की पावर आर। तो पावर बराबर है तो इसका बेस भी बराबर होगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा 9। तो 9 हमारे पास बी ऑप्शन, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे दिया है 17, एक घनाभ की कोरे ABC है, उसका आयतन बताना है, आयतन V दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ ऐसा, तो 1/v की वैल्यू पूछा गया है। तो जैसे ध्यान में रखेंगे कि घनाभ का जो आयतन V बराबर होता है, आयतन V बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ABC, और 1/v पूछा है तो इसको हम 1/ABC ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सरफेस एरिया दे रखा है, घनाभ का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA, ये होता है एरिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसे 1/v इक्वल टू हमारे पास 1/ABC दिया था, तो यहाँ पर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA, इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसी से नीचे डिवाइड कर दिया, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अपॉन वाला ए बी, ये ए बी सी था, अपॉन वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको थोड़ा सा अलग करेंगे, 1/AB प्लस बी सी प्लस सी ये करेंगे, इनटू इधर जो था ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसके नीचे ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, इसको ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, तो सबके नीचे जाएगा ए बी सी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/AB प्लस BC प्लस CA इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये टोटल मिला के बचेगा 1/V। अब अपॉन में जो चीज़ लिखी है इसको ध्यान से देखेंगे, जो हमने ये बनाया था इसको ये देखेंगे, जो ला रहे हैं यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू जो आएगी वो S/2, ये 2 का उधर भेज देंगे 2, तो S/2 हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर S/2। अब इस वाले इक्वेशन में ये नंबर रख देंगे, तो 1/B बराबर 1/AB प्लस BC प्लस CA दिया है, तो यहाँ रख देंगे S/2, और ऊपर क्या दिया है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/S, और इन ब्रैकेट 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये इसका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 ये फलाना फलाना इसका मान निकालना है। 2 सेकंड का आंसर है। जब कभी ऐसा मिल जाए जिसमें 3 वेरिएबल हो a b c और एक इक्वेशन दे रखी हो और उसी से आंसर पूछा गया हो तो 3 वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए तभी वो ढंग से सॉल्व हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पे हमने माना c क्या है, 0 है। तो अगर c को 0 मानेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस का b, ठीक है। अब जो हमारे पास दे रखा था वहाँ पे c जहाँ जहाँ पे है सबकी जगह क्या कर देंगे, 0। तो जहाँ जहाँ c है सबकी जगह क्या कर देंगे दोस्तों, 0। तो ऊपर बचेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और डिनोमिनेटर में बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। बाकी 0 0 है उसको छोड़ देंगे। अब a की पावर a इक्वल टू माइनस बी है तो a की जगह पे माइनस बी रखेंगे तो वो पावर 4 है तो इसका प्लस 4 ही आएगा और साथ में b की पावर 4 ऑलरेडी लिखी हुई है। नीचे भी a की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे तो 2b की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4, ये कैंसिल आउट, 2 जो बचेगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग मेथड से इसको करने बैठेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा और इस तरीके से पेपर में कभी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो ये मेथड सीखना होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। तो इस पे मैं सारे जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब करवा देंगे एक अलग स्पेशल वीडियो में। पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो भी यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या अन्य जो बच्चे देख रहे हैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में बहुत कठिन था लेकिन है कुछ नहीं। ऐसी ही अन्य ट्रिक पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। बहुत ही सॉल्व सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है ए तथा बी समोच्च बराबर होंगे यदि ए और बी सबसेट बराबर होंगे यदि इनमें से ऑप्शन चूज करना है। बराबर कब होंगे, ए बराबर बी जब ए के जितने एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए तभी ये बराबर होगा। जैसे ए में कुछ है जो भी है वही बी में होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में देख के हमको पता करना है कि बराबर किस में होगा, किस ऑप्शन में ऐसी चीज लिखी है कि ए और बी बराबर है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ए सबसेट है बी का। तो सबसेट का मतलब होता है जैसे बी हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सेट है और ए उसका सबसेट है। तो ए का मतलब इन्हीं में से कुछ एलिमेंट उठा लिए गए 2 4 6 ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं जो ए है वो सबसेट है बी का। तो ये बराबर तो दिखा नहीं रहा, यहाँ पे बी ज़्यादा है ए कम है तो ये मतलब गलत रहता है। इसी का रिवर्स बी सबसेट है ए का, तो बी सबसेट ए का या ए सबसेट है बी का तो ये बराबरी नहीं हुई ना, छोटा बड़ा हो गया। लेकिन ऊपर पूछा गया था बराबर होंगे। सी ऑप्शन पे आते हैं, लिखा है कि ए सबसेट है बी और यूनियन बी सबसेट है ए। तो यूनियन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक और सेट इसी में बना लेते हैं सी सबसेट। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अगर बी सबसेट है का इसका यूनियन होगा तो सारे एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे तो कम हो जाएगा, ये भी नहीं सही है। ये ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब सारे एलिमेंट टोटल। तो ए अगर बी का है, ए अगर बी के बराबर है, बी अगर ए के बराबर है तो इसका मतलब ए बी के बराबर है, सिंपल सा है। तो ये इंटरसेक्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम की कमी है। लास्ट क्वेश्चन जो मैथ का हमारा आता है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नीचे से सॉल्व कर लेंगे, 2 सेकंड का काम है। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो 5 2 10, 10 माइनस 1 9, तो लिख लेंगे 1/4 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 5 2 10 9/2
और ये 2 जो होगा ये ऊपर आ जाएगा, तो अगली इक्वेशन में मिलेगा 4 माइनस 2/9। इसका एलसीएम लेंगे, 9 4 जा 36 माइनस 2, 36 माइनस 2/9। ठीक है, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/34। तो ये 3 से कुछ नहीं डिवाइड होगा, 9/34। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग साइंस के क्वेश्चन पे। आगे साइंस के जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गति के समीकरण लगेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एच बराबर यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे u जो होता है ये प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कह रहा है कि ऊंची मीनार है, ऊपर से कोई चीज छोड़ी जा रही, फेंकी जा रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन नीचे आते 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 धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो प्रारंभिक वेग u जो होगा दोस्तों यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लिख लेते हैं। h इक्वल टू 0 इंटू टी दिया है हमारे पास 4 सेकेंड, प्लस 1/2। g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, t का है, t का स्क्वायर 4 सेकेंड है, सॉरी 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर। तो 0 इंटू 4 यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 1/2 इंटू 9.48। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 चौके 16, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 2 8 जा 16। अब 8 का 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 7 9 9 8 8 8 8 64 की 4 4 4 6 कैरी आएगा, 8 9 72 6 78 78.4। ये इसका जो होगा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक, जैसे ये हमारे पास लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ से वस्तु की जो दूरी दे रखी है बच्चों, दोस्तों ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब u बराबर माइनस का 10 दे रखा है। प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। मैग्निफिकेशन m बराबर होता है v/u। तो यहाँ से 30/10, तो 3:1, 3/1 आता है, तो ये वैल्यू जो होता है 1 से ज़्यादा है, तो 1 से अधिक है तो बी ऑप्शन होगा। मतलब ये जो वस्तु लंबाई अनुपात है जो 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 वैल्यू बड़ी है, ऊपर बड़ी ये वैल्यू 3 आई है, 1 से बड़ी है, तो इसका रेशियो भी 1 से बड़ा होगा। अगला है क्वेश्चन कि आसमान का रंग नीला दिखता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है आसमान का रंग हमको नीला दिखाई देने लगता है। तो इसको ध्यान से आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का जो होता है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर दिया है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस बनते हैं। यह क्रिया कहलाती है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें लोहे का टुकड़ा डाल दिया गया है, फेरस सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? तो 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, जब मेरे इस चैनल पे वीडियो भी पढ़े हैं 10th की एनसीईआरटी के, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ये बातें सारी रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताई गई है। वो वीडियो एनसीईआरटी ही आप लोग, ये सारे क्वेश्चन जितने हैं सब एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। पिछला क्वेश्चन जो ऊंचाई वाला आया था क्लास 9th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैथ का, साइंस का सॉरी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब 9th 8 9 10, ये इतनी एनसीईआरटी अगर आप तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा हाई स्कूल इंटर में बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस हाई स्कूल 10th तक तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे इस चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं, थोड़े भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और आगे सीरीज वो भी चलती ही साथ में चलती रहेगी, आगे वीडियो उसमें भी आते रहेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 10th की
साइंस का एनसीईआरटी बुक है जो उसमें का, तो ये आप लोग वहाँ देख लेंगे तो पूरी जितने अपक्रियाओं के टाइप होते हैं वो समझ जाएंगे। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। वैसे एक रिएक्शन करने से क्वेश्चन मतलब कोई मतलब का ही नहीं है, जब तक इसके आधार पे आने वाले सभी क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर लेते तब तक। प्रैक्टिस करने के ही मतलब है कि जो चीज़ों की में आपकी दिक्कत रह रही है तो उनको अच्छे से सॉल्व किया जाए। अब जैसे ये रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है तो 5-6 टाइप की रिएक्शन होती है, वो मैंने सब करा रखी है उसमें। तो अभी आप वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 10th की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर मिल जाएंगे। 2-3 वीडियो में पूरा लेक्चर खत्म कर दिया है, पूरा चैप्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिट्रस फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण से स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सिट्रस फल जो होते हैं दोस्तों सिट्रिक अम्ल वाले होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टे होते हैं, सिट्रिक अम्ल ये पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु कौन सी है? तो दोस्तों कॉपर को मुद्रा धातु कहते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, तो उस पर भी आप ज़्यादा फोकस करिए। अगर साइंस अच्छी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें दिया है कि मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। ये 4th इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर है जठर रस। पिछली भी वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जठर रस जो होता है इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है। तो पेप्सिन होता है, रेनिन, ट्रिप्सिन, जठर, लाइपेज। इन इन सारे चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो जठर रस में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें जो होता है ये ट्रिप्सिन, ये जो है अग्न्याशय, एक होता है हमारे पास पैंक्रियाज, वहाँ पे पाया जाता है। बाकी जो हमारे पास जठर रस, जठर में होता है पूर्णपाचक रस, तो ये तीनों पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नहीं पाया जाता है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 29 क्वेश्चन दिया है। तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, जो नर्वस सिस्टम का कार्य होता है दोस्तों, संवेदना ग्रहण करना, उत्तेजनशीलता, एंजाइम एंजाइम का संवहन करना, आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करना। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, संवेदना ग्रहण करना। इंफॉर्मेशन मतलब शरीर में इंफॉर्मेशन का संचरण करना। ये पूरा नेटवर्क की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के मध्य भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिका होती है स्त्री केसर के मध्य भाग को, वर्तिका। वर्तिकाग्र नहीं, सॉरी, वर्तिका होती है। वर्तिकाग्र नहीं बोलते, ये वर्तिका होती है। मध्य भाग को क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और सभी जो भी दोस्त ने पूरा वीडियो देखा है सबको बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। और रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे। और अपनी यह तैयारी इसी तरह से करती रहिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी और सब सफल भी होंगे। सब लोग आगे चल के सबको सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स एंड और फिर से एक बार नमस्कार, बाय बाय।